बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट राना अली असगर। हमारा पीपीसी का जो लेक्चर्स हम कंडक्ट कर रहे हैं उसकी सीरीज़ का आज नेक्स्ट लेक्चर है, जो हमारा सेक्शन 39 से ऑनवर्ड जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इससे जो है वो आदमी की हौसला अफजाई होती है और इनकरेजमेंट मिलती है ताकि वो फर्दर जो है इस काम को आगे बढ़ा सके। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। पीपीसी का सेक्शन 39 वॉलंटरी, कि कोई भी बंदा अगर कोई काम अपनी मर्जी से कोई एक्ट करता है तो वो उसका एक्ट जो है वो ऑफेंस के जुमरे में फॉल करता है। तो वो बंदा जब तक उसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है तो कंसीडर किया जाएगा कि इसने एज अ वॉलंटियर ये काम जो है वो किया है, और इसकी डेफिनेशन जो है वो उसने हमें इसके बारे में सेक्शन 39 जो है वो इसकी जो है वो वजाहत करता है, ताकि ऑफेंस करने के बाद कोई बंदा ये ना कह सके कि जी मुझे तो इसका पता नहीं था, मुझे तो फलां ने कहा था। तो फलां ने कहने के बावजूद अगर कोई बंदा वो काम अकेले कर देता है अपनी मर्जी से, अपनी इंटेंशन से, तो उसका ये काम करना उसका वॉलंटियर एक्ट जो है वो उसको कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट इसका सेक्शन है 40 ऑफेंस, के ऑफेंस जो है वो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ऑफेंस में आएंगी। इसको जो है काफ़ी सेक्शंस जो हैं जो जिनके अंदर इसको जो है वो ब्रीफ किया गया है। लेट आई विल रीड इट। एक्सेप्ट इन द chapters and sections mentioned in class 2 and 3 of this section, के कहता है कि सिवाय जो सेक्शन और चैप्टर इसके पीपीसी के क्लास 2 के अंदर जो है वो मेंशन किए गए हैं, उनके अलावा द वर्ड ऑफेंस डिनोट्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस कोड। तो इससे ऑफेंस का जो है मतलब ये लिया जाएगा कि ऑफेंस एक ऐसा काम है जो पनिशेबल है और वो पीपीसी यानी कि दिस कोड के तहत उसको एज ए पनिशेबल ऑफेंस कहेंगे। द वर्ड ऑफेंस डिनोट्स अ थिंग मेड बाय पनिशेबल बाय दिस कोड इन चैप्टर 4, chapter 5A and in the following sections, namely section 64 to बहुत सारे सेक्शन जो हैं जिसके अंदर इन्होंने ये इसको ब्रीफ किया हुआ है। द वर्ड ऑफेंस डिनोट अ थिंग्स पनिशेबल अंडर दिस कोड, के इन सारे सेक्शन के तहत जैसे में ये बात वो ये बताना चाहता है कि ऑफेंस, जब भी हम किसी चीज़ को किसी काम को ऑफेंस कहेंगे तो ऑफेंस वो होगा जो इस कोड के मुताबिक पनिशेबल है। पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड के तहत पनिशेबल एक्ट को ऑफेंस कहते हैं। नेक्स्ट है इसका सेक्शन 41 स्पेशल लॉ। 41 के अंदर उसने हमें जो है वो स्पेशल लॉ के बारे में जो है वो चीज़ बताई है कि स्पेशल लॉ जो है वो क्या होता है। अ स्पेशल लॉ इज अ टू एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, के स्पेशल लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स किया जाता है। कोई भी ऐसा लॉ जिसको एक मखसूस अरसे के लिए बनाया जाए और मखसूस एरिया के ऊपर जो है उसकी एप्लीकेबिलिटी हो। जैसे मिसाल के तौर पे अभी ये टेररिस्ट एक्ट को लागू करने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो वजूद में आई थी। इससे पहले नॉर्मल हालात में मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो सिविलियन के केसेस जो हैं वो डील नहीं करती। उनका अपना एक प्रोसीजर होता है जिसमें वो कोर्ट मार्शल वगैरह करते हैं, वो तो एज इट इज़ मिलिट्री एक्ट के तहत वो करते हैं। लेकिन स्पेशल लॉ के ज़रिए उनको इम्पावर किया गया मिलिट्री कोर्ट्स को कि वो टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ में लोग इन्वॉल्व हैं उनके केस जो हैं वो जल्दी ट्रायल करें और उनको काफिले किरदार तक पहुँचाएँ, ताकि पाकिस्तान का अमन व अमान बहाल किया जाए और लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको यकीनी बनाया जाए। तो ये इसको जो फॉर द टाइम बीइंग लॉ
एनफोर्स किए जाते हैं उनको स्पेशल लॉ जो है वो कहते हैं। लोकल लॉ के अंदर जो है कौन से लॉ आते हैं, इसमें हमें वो बताता है a local law is a law applicable only to a particular part of the territory comprised in Pakistan। के कहता है कि लोकल लॉ से मुराद वो लॉ होगा जो किसी एक एरिया के अंदर जो है वो लोकली लागू किया गया है। यानी कि अगर वजीरिस्तान में कोई लॉ है तो उसको लोकल लॉ कहेंगे, क्योंकि वो ऑल ओवर द पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। जो पार्टिकुलरली किसी खास मखसूस एरिया के लिए लॉ बनाए जाते हैं उनको लोकल लॉ कहते हैं, और उनकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर नहीं होती। आगे नेक्स्ट इसका सेक्शन है 43 इलीगल लीगली बाउंड टू डू। इसके अंदर वो लीगल इलीगल जो चीज़ें हैं, कानूनी और गैर कानूनी जो चीज़ें हैं उसके बारे में हमें जो है वो ब्रीफ कर रहा है, बता रहा है। द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल इन एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस। कहता है कि इलीगल वर्ड जो है वो हर उस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जो एक ऑफेंस के ज़ुमरे में आता है। हर वो काम जो ऑफेंस के ज़ुमरे में आता है वो इलीगल भी होता है, उसको हम गैर कानूनी भी कहेंगे। विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो लॉ के जरिए जो जिसकी ममानत होती है। आर विच फर्शनिंग ग्राउंड फॉर अ सिविल सेक्शन एक्शन एंड अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू whatever it is illegal in him to omit। के और लीगल काम वो होगा कि अगर किसी बंदे को कोई काम करने का हुक्म है तो वो लीगली कानूनी तौर पे बाउंड है कि वो उस काम को करे। लेकिन अगर वो उस काम को नहीं करता, कमिट कर देता है, तो वो उसका काम ना करना इलीगल होगा, वो गैर कानूनी तस्वर किया जाएगा। नेक्स्ट इसका सेक्शन है 44 इंजरी। इंजरी जो है वो क्या होती है? नॉर्मली हम लोग जनरल सेंस में ये समझते हैं कि बंदे को कोई जख्म लग जाता है जिस्म के किसी भी हिस्से पे, तो उसको हम जो है वो इंजरी कहते हैं कि वो जख्मी हो गया है। लेकिन लॉ के अंदर इसकी डेफिनेशन में वो क्या चीज़ हमें बता रहे हैं वो देखते हैं। द इंजरी डिनोट्स एनी आर्म। इंजरी जो है हर उस नुकसान को कहा जाएगा वट एवर इलीगली काज्ड, जो गैर कानूनी तरीके से पहुंचाया जाएगा, टू एनी पर्सन, किसी भी शख्स को, इन द बॉडी, उसके जिस्म पर, माइंड, उसके जहन पर, रेपुटेशन, और उसकी साख पर, और प्रॉपर्टी, या उसकी जायदाद पर। यानी कि इंजरी को उसने यहाँ पे इन्हांस कर दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ बंदे की बॉडी की जख्मी करने का नाम नहीं है। अगर किसी बंदे को मेंटली चार्ज किया गया है तो वो तो उसको समझा जाएगा कि इसको मेंटली जो है इंजर किया गया है। अगर किसी बंदे की रेपुटेशन जो है वो उसको ख़राब किया गया है तो उसको समझा जाएगा कि इसकी जो है इज्जत उसको ख़राब किया गया है। और अगर किसी बंदे की उसने प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया है तो इसको समझा जाएगा कि उसने उसकी प्रॉपर्टी को जो है इंजर किया है। इसके अंदर इस सेक्शन की मद से, इस सेक्शन की वजह से, यानी कि किसी बंदे के जिस्म को, किसी बंदे के माइंड को, किसी बंदे के बॉडी को, किसी बंदे की रेपुटेशन को, या किसी बंदे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना जो है वो एक ऑफेंस है और वो पनिशेबल है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पीनल कोड। नेक्स्ट इसका सेक्शन है 45। उसके अंदर उसने लाइफ, जिंदगी जो है उसको डिफाइन किया गया है। यानी कि कानून के अंदर आप देखें कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो छोड़ी गई हो ताकि कोई कन्फ्यूजन जो है वो
पैदा ना हो। जब कोर्ट में ये केसेस जाते हैं तो उसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट ना हो, इस वजह से हर एक चीज़ को अलग-अलग जो है वो यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। लाइफ, द वर्ड लाइफ denotes the life of a human being unless the contrary appears from the content। कहता है कि लाइफ को जो है वो किसी बंदे की ज़िंदगी ही समझी जाएगी जब तक कि कोई और इसके ऊपर लॉ या किसी टेक्स्ट की वजह से, कंटेक्स्ट की वजह से जो कोई और चीज़ उसमें डिफाइन ना की गई हो। टिल अप टू, वो किसी भी बंदे की ज़िंदगी को लाइफ ही कहा जाएगा। डेथ, मौत, कि मौत जो है उसको कैसे कहता है द वर्ड डेथ डिनोट्स द डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कंट्रेरी, वही चीज़ कि किसी बंदे की डेथ को, मौत को डेथ ही कहा जाएगा, उसकी ज़िंदगी का खात्मा ही कहा जाएगा, अनटिल के किसी और कानून में या किसी और जगह पे किसी कंटेंट में इसकी वजाहत ना की गई हो। सेक्शन 47 में एनिमल, के एनिमल की तारीफ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उसने इंक्लूड की गई हैं। द वर्ड एनिमल डिनोट्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। एनिमल के अंदर कहता है जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो सारी की सारी एज अ एनिमल ही ली जाएंगी, यानी कि इंसान जो है उससे, यानी कि एक बंदे की जो ज़िंदगी है, एक बंदा जो है उसको निकाल के, यानी कि उसको हम एनिमल के ज़ुमरे में नहीं कहेंगे। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं जो लिविंग क्रिएशंस हैं, जिसके अंदर फसलें और ये ट्रीज वगैरह भी आते हैं, या उसके जानवर हैं, भेड़ बकरी गाय भैंस वगैरह, ये सारे के सारे जो है वो जानवर एनिमल्स की डेफिनेशन में आएंगे। सेक्शन 48 में वेसल, के वेसल जो है वो हम किस चीज़ को कहेंगे। द वर्ड वेसल डिनोट्स एनीथिंग मेड बाय द कन्वीनियंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बीइंग और ऑफ प्रॉपर्टी। कहता है कि इसको जनरल में जहाज़ कहते हैं, कि पानी के अंदर ह्यूमन बीइंग इंसानों को ट्रैवल करने के लिए या उसकी प्रॉपर्टी, ये चीज़ें सामान वगैरह ट्रैवल करने के लिए जो चीज़ होगी उसको हम वेसल का नाम देंगे, चाहे वो जहाज़ की शक्ल का हो, चाहे वो कोई कटमरान हो, या कोई और चीज़ जो है वो सिंपल प्लेटफार्म हो जिसके ऊपर जो है सामान लोड करके जो है वो लिया जाता है, उसको वो भी वेसल के ज़ुमरे में ही आएगा। इसमें सिर्फ जहाज़ और कश्तियाँ नहीं आएंगे, हर वो चीज़ जो पानी के ऊपर तैर सकती है और इंसानों को और उसकी जायदाद प्रॉपर्टी वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में काम आ सकती है, उसको हम वेसल कंसीडर करेंगे। ईयर और मंथ, जैसे जो है ना वो साल और महीने जो है उनका क्या हिसाब होगा। Wherever the word year or the word month is used, it is to be understood that the year or the month is to be reckoned according to the British calendar। यानी कि ये जो नॉर्मल हमारा कैलेंडर जो है, ब्रिटिश कैलेंडर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये इसको ब्रिटिश कैलेंडर जो है वो कहते हैं। इसके अलावा जो है मुहर्रम, सफ़र, रमज़ान, शबान, इसको जो है इस्लामी कैलेंडर भी कहते हैं और कमरी कैलेंडर भी कहते हैं। और इसके अलावा एक और जो है जिसको हम देसी महीनों में हाड़ जेठ साउन भादरों के नाम से जो है वो यूज़ करते हैं, तो ये बिक्रमी कैलेंडर है जिसको पंजाबी के अंदर यूज़ किया जाता है। इस वजह से स्पेशली यहाँ पे ईयर और मंथ जी, जैसा कि मैंने बताया कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो है वो 3 किस्म के कैलेंडर जो हैं वो राजुल वक्त हैं जिनको लोग यूज़ करते हैं, ब्रिटिश कैलेंडर, इस्लामी कैलेंडर और बिक्रमी कैलेंडर। तो इस वजह से इस चीज़ की ज़रूरत पेश आई कि जो लॉ के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो हम दिन रात महीने साल काउंट करेंगे, उसके लिए हम कौन सा कैलेंडर जो है वो इस्तेमाल करेंगे, इसको भी उसने स्पेसिफिकली वहाँ पे यहाँ पे ब्रीफ कर दिया कि ये ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से जो है इसको जो है वो काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन
50, सेक्शन 50 के अंदर वो सेक्शन को ही डिफाइन कर रहा है कि सेक्शन जो है उससे क्या मुराद लिया जाएगा। जैसे कि मैं आपको ये लेक्चर में बार बार जो है वो सेक्शंस का नाम ले रहा हूँ कि ये फलां सेक्शन है, ये फलां सेक्शन है, ये फलां सेक्शन है। सेक्शन मीन ए पार्ट ऑफ दिस पिनल कोड, इसके चैप्टर के किसी एक हिस्से को जो है वो सेक्शन कहा गया है, जैसे उसने ब्रीफ किया है। द वर्ड सेक्शन डिनोट्स वन ऑफ दोज पोर्शन ऑफ अ चैप्टर ऑफ दिस कोड, के इस कोड के चैप्टर के किसी एक हिस्से को हम जो है वो सेक्शन कहते हैं। सेक्शन, ताकि सेक्शन का जो है वो इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट है ओथ, कि ओथ क्या है, जिसको हम उर्फ़े आम में जो है वो हल्फनामा भी कहते हैं कि जी उसने ओथ पे बात की है, उसने ओथ लिया है। जैसे सरकारी मुलाजमत में आप जब जाते हैं तो आपने ये जो है वो टीवी के ऊपर अक्सर जो है वो ओथ लेते हुए जो है असम्बली के मेंबर्स को, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, सदर पाकिस्तान को देखा होगा कि वो एक ओथ लेते हैं। वो ओथ क्या होता है उसको जो यहाँ पे जो है वो ब्रीफ कर रहे हैं। द वर्ड ओथ इंक्लूड्स अ सोलिमन अफर्मेशन सब्स्टिट्यूटेड बाय लॉ फॉर एन ओथ, कि ये वो एक खुतबा होगा, वो एक वर्डिंग होगी जिसको जो है वो लॉ ने दिया हुआ है। वो एक स्पेशल वर्डिंग है, उसको कहते हैं, जिस तरह वो आपने सुना होगा कि कहता है कि मैं हल्फ देता हूँ या मैं ओथ लेता हूँ कि मैं तमाम उम्र जब तक मैं इस आफत में रहूँगा मैं पाकिस्तान का खैर खा और पाकिस्तान की अवाम का मददगार रहूँगा। इस तरह की वर्डिंग जो उसमें ली हुई है, इसको जो है वो यहाँ पे ब्रीफ कर रहा है कि ये एक ओथ के तौर पे ओथ इसको कहते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 52 है गुड फेथ, नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव इन गुड फेथ which is done or believed without due care and attention। कहता है कि अगर कोई चीज जिसके ऊपर ड्यू केयर और अटेंशन ना दी गई हो, लापरवाही से जो काम किया जाएगा उसको हम गुड फेथ में कंसीडर नहीं करेंगे। गुड फेथ में कोई काम उसी वक्त कंसीडर होगा, कोई एक्ट उसका, जब उसने तमाम उसकी एहतियाती तदाबीर और जो उसके सर्कमस्टेंसेस थे उन एहतियात जो थी पूरी इस्तेमाल की, और उसके बाद अगर उसमें कोई मामला गड़बड़ हो जाता है, कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई ऑफेंस हो जाता है, तो वो ये उसको कंसीडर किया जाएगा कि उसने गुड फेथ में ये काम किया था। लेकिन अगर उसने एहतियात नहीं की तो ये गुड फेथ में कंसीडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है हार्बर, कि हार्बर का जो है वो क्या मतलब है। सेक्शन इसका है 52A, ये 52 का ही पार्ट है। इसमें हार्बर की जो है वो कौन कौन सी चीज़ें हार्बर के अंदर शामिल होंगी वो हम देख रहे हैं। नॉर्मली हम हार्बर जो है उस चीज़ को कहते हैं, उस जगह को कहते हैं जहाँ पे बहरी शिप जो हैं वो लंगरअंदाज किए जाते हैं, उनको हार्बर कहते हैं। लेकिन पीपीसी में हार्बर का क्या मतलब है, क्या ये वो हमें बता रहा है। एक्सेप्ट द सेक्शन 157 एंड द सेक्शन 130 इन द केस इन विच द हार्बर इज गिवन बाय द वाइफ और हस्बैंड ऑफ अ पर्सन हार्बर्ड। कहता है कि सेक्शन 157 में और 130 के अंदर ये ब्रीफ किया गया है कि वाइफ और को जो है वो हस्बैंड हार्बर करता है, अपने घर में रखता है, उसको जो है वो सेफ कस्टडी जो है प्रोवाइड करता है, और वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड को जो है वो हार्बर करती है। तो इनके अलावा जो दूसरे होंगे हार्बर, उनके बारे में वो क्या बता रहा है। द वर्ड हार्बर इंक्लूड्स द सप्लाइंग अ पर्सन विद शेल्टर, food, drink, money, clothes, arms, ammunition, or means of convenience, or assisting a person by any means। कहता है कि इसके अलावा हार्बर, किसी बंदे को हार्बर करने से मुराद जो है वो उसका
तमाम का तमाम उसको शेल्टर प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना, खाना पीना देना, पैसे देना, कपड़े देना, ये सारी चीज़ें जो हैं अगर कोई बंदा करता है तो ये उसको शेल्टर हार्बर करने के जुमरे में ही जो है वो कंसिडर की जाएंगी। वेदर ऑफ द सेम काइंड एज दोज in this section are not to evade apprehension कि ये हार्बर से जो है मराद मियाँ और बीवी को इससे मुस्तस्ना करने के बाद वो कहता है कि अगर कोई बंदा किसी को कपड़े क्लाथ या कोई, जैसे कि ये अक्सर होता है कि मफरूरी के केसेस में जो लोग कत्ल करने के बाद, डकैती करने के बाद जो है वो पुलिस से भाग जाते हैं और किसी जगह पे जाके शेल्टर लेते हैं, तो वहाँ पे जिस जगह पे उसने जो रहे हैं किसी के पास रहते हैं तो उस बंदे को इस सेक्शन के तहत वो गिल्टी है और वो ऑफेंस का मुर्तकब हो रहा है कि ऐसे आदमी को जिसने कोई ऑफेंस किया हो और वो पुलिस से भागा हो, उसको हार्बर करना, खाना पानी देना और उसको कपड़े देना, पैसे देना, मिशन देना, असला देना, ये सारी जो चीज़ें हैं उसको हार्बर करने के जुमर में आएंगी एंड दैट इज़ द इलीगल। इसके लिए इससे जो है हमें अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग मी, थैंक यू वेरी मच। अगला हमारा लेक्चर जो है आज इस चैप्टर 2 जो है पीपीसी का वो हमने ख़त्म कर दिया है और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर 3 से जो है वो स्टार्ट करेंगे ऑफ पनिशमेंट से।